नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी, जो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड है। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं बड़े मोहतात होकर कदम उठा रहे हैं। इन्वेस्टर्स का भी कुछ इसी तरह का रवैया लग रहा है। कुछ वो भी स्टेट ऑफ फ्लक्स में हैं कि क्या वो आउटराइट जाएं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आउटराइट विड्रॉल की तरफ जाएं, क्या सिलसिला बनेगा। ईदों पर आपको पता होगा लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, ईदैन का ये एक सिस्टम रहा है। ईद से पहले लोग लिक्विडेट करते हैं, लेकिन वो छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकार होते हैं। जो हाई नेटवर्थ होते हैं उनका गेम ही कुछ और होता है और वो एक और ही तर्ज के ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बड़ा जिसे कहते हैं पॉजिटिव फील गुड इम्पैक्ट आया था इलेक्शन के बाद। भाई इलेक्शन जो है वो हो गए पीसफुली, एक तो ये बात हो गई। लोग कह रहे थे बड़ी खून की नदियां बहेंगी, खुदा न खास्ता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल पीसफुल, यकीन कर बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन हुआ, एक्सेप्ट फॉर सम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स अमंग विच वाज वन ऑफ द वेरी जिसे मैं कहूँगा कि मैग्नीट्यूड वाइज ए बिग इंसिडेंट इन बलूचिस्तान। हाउएवर अगर ओवरऑल इलेक्शन को देखें तो उसकी जो घबराहट थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। हंग पार्लियामेंट की परेशानी थी वो भी ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और आई थिंक ही इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इन द पार्लियामेंट, तो वो चीज़ तो गई। अब वज़ीर ख़जाना और कैबिनेट इन प्लेस आ गया। वज़ीर ख़जाना भी वो जो कि लिस्टेड कंपनी का ही आप समझ लो, पहले CEO रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत तो पता होगा कैपिटल मार्केट के मुतालिक और आम मुद्दों के ऊपर फायज़ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जनाब हुसैन लवाई साहब वो अरेस्ट हो गए। स्टॉक मार्केट को पता ही नहीं। अरे साहब, ये किसी बनाना रिपब्लिक का सदर थोड़ी है कि जो आए या जाए किसी को परवाह नहीं। ये तो जनाबे वाला एक स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन है, चला गया, आपको पता ही नहीं। ये मैंने एक गहरी पोशीदा बात की है, भाई बनाना रिपब्लिक के बारे में बात की है, हमारे मुतालिक बात नहीं की मैंने। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। अहमद साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सर वेलकम करता हूँ आपको। कुछ आपने अपने तासुरात छुपा लिए मेरी बातें सुन के, लेकिन क्या करूं, वो थोड़ा मुज़ायका खेज इस वजह से है क्योंकि मैं खुद परेशान हूं। कितना बड़ा वाक़या। यू आर ऑल्सो ऑन दैट बोर्ड, ही वॉज चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड, ही गॉट अरेस्टेड। इफ वन सेज इट्स ए नॉन इवेंट, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ केस बनाया, FIA का केस बना, उसमें उनको अरेस्ट किया गया। और स्टॉक एक्सचेंज में लोग कहते हैं कि जी नोटिस नहीं लिया गया, तो स्टॉक एक्सचेंज ने भी उसका नोटिस लिया। और हम ने जब मीटिंग कॉल की, इससे पहले उनका रेजिग्नेशन आया था और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि उनका रेजिग्नेशन बोर्ड में आया, बोर्ड ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया और उसको जो है वो SCCP को भेज दिया। SCCP ने भी उसको जो है वो अप्रूवल दे दी और हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप नया चेयरमैन अपना मुंतखब कर लें। इसके बाद दोबारा मीटिंग होती है, नया चेयरमैन आता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि लवाई साहब को स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हुए अभी सिर्फ 2-3 माह ही हुए थे और एक आधी ही बोर्ड की मीटिंग हुई थी और फौरी तौर पर उनकी अरेस्ट होती है, फौरी तौर पर उनका रेजिग्नेशन आता है और बोर्ड नए चेयरमैन बना लेता है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को सोच कर टाइम ही नहीं मिला कि जी क्या रिएक्शन आएगा कि इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज का इतना बड़ा हुजूम है, जो है उसका चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अरेस्ट हो जाए और मार्केट को कोई असर ना ले। तो जो असर नहीं ली उसका मेन 2 वजूहत हैं। एक तो उनको आए हुए 2 से 3 महीने हुए थे और 2 से मेरे ख्याल ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन सेरेमोनियल है। देखिए, सेरेमोनियल उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होते, एग्जीक्यूटिव पावर्स MD के पास होते हैं। उसके जो मेजर डिसीजंस हैं पॉलिसी इश्यूज पे वो एम्पावर्ड होता है और बोर्ड की कंसेंसस से होता है। तो फ़ौरन ही जो है जैसे ही बोर्ड की मीटिंग होती है इस पर डेलिब्रेशन के लिए उनका रेजिग्नेशन ऑन रिकॉर्ड आता है और रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अच्छा, यू हैव हैड आई कैन से इन द रिसेंट पास्ट बैंकर्स एज चेयरमैन, क्योंकि ये भी बैंकर ही थे। जी। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप पता होगा पहले मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उसकी सरबराही कर रहे थे क्वालिफिकेशन वाइज बंदे में बोलूँगा। और इससे पहले MCB के भी सदर रहे हैं, एक निजी बैंक के भी सदर रहे हैं, फिर कंबाइंड भी एक बैंक, हाँ कंबाइंड बैंक के भी वाइस चेयरमैन। तो इस हिसाब से बैंकर आपने रखे, लेकिन एक शिकायत आज भी स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर को फाइनेंस नहीं मिली। इसके बावजूद हमें
ना हमें किसी तरीके का फाइनेंस मिलती है, और एससीसीपी ने मामला भी। पहले मुनीर कमाल साहब थे, उनके भी ताल्लुक वो भी बैंकर थे और काफ़ी अरसा रहे, 8-9 साल वो चेयरमैन रहे। इसके बाद जो है वो अब हुसैन लवाई साहब आए, लेकिन अब जो है वो सुलेमान साहब आए हैं। और सुलेमान साहब जो हैं वो सुलेमान मेहदी जो हैं वो बैंकर नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से ही है और ब्रोकरेज हाउस उनका था उस ज़माने में। वेटरन कह सकते हैं उनको, पुराने यंग हैं वो हम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते, लेकिन एक वाइब्रेंट मैं समझता हूँ डायरेक्टर को हमने चेयरमैन बनाया है और उनकी एक बड़ी इंसाइट है, बड़ी नॉलेज है। चाइनीज़ जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं जो बोर्ड पे हैं, उनका भी मुकम्मल उनके साथ सपोर्ट रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन जो है वो हम बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अब आप देख रहे हैं कि हल्के लेकिन उन्होंने प्रीवियसली जो मैंने बात की, बोर्ड के ऊपर तो आप बैठे हैं, इससे पहले भी आपका स्टॉक एक्सचेंज से एक वाबस्तगी आपकी, लेकिन बात यह है कि हमारा मेन इशू और चैलेंज ये रहा कि इन्होंने कहा कि साहब लेवरेज प्रोडक्ट हमको चाहिए। पहले तो कहा कैश मार्केट बना देंगे, वैसे दुनिया हंसती होगी, वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो है वो कैश मार्केट। सर कैश मार्केट से थोड़ा सा ट्रांजिशन करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे तो नहीं रखो ना, ये कोई कैश काउंटर को शॉपिंग मार्केट तो नहीं है ना कोई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पिछले दौर में जो एससीसीपी की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से हमारे ओवरऑल मार्केट को नुकसान पहुँचा है। उसकी वजह यह है कि हमने जो पॉलिसीज़ थी, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी ओवर रेगुलेटेड मार्केट आपने कर दी है और उसकी वजह से जो है वो जो इन्वेस्टर्स जो है वो भागते हैं, ज़्यादा कवायद, ज़्यादा जवाबित, पाबंदियाँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ एक वाइब्रेंसी हमें नज़र आ रही है। एससीसीपी में भी नए चेयरमैन साहब भी आ गए हैं और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है कि पीटीआई के पॉलिटिकल एजेंडा पे और इनके जो इकोनॉमिक एजेंडा पे ये है कि ये रिफॉर्म करेंगे सरकारी इदारे, जिसमें एससीसीपी भी शामिल है। तो उस रिफॉर्म की अब ज़रूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि अभी तो हर सरकारी अफसर जो है वो अपनी कुर्सी को मजबूत थामे बैठा है, क्योंकि परेशान है कहीं डगमगा ना जाए। क्या पता ये नई हुकूमत कब किसको कहाँ से हटा दे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं इसी मौजूद पर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज की अब कारकर्दगी आगे जाके कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। अब ये कारकर्दगी के माने ये नहीं होते कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। इसके माने ये होते हैं कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें रिफॉर्म आएगा, ईज़ होगी, लोग अकाउंट आराम से खोल सकेंगे, स्टॉक में ट्रेड आराम से कर सकेंगे। अहमद चिनाई साहब, बुनियादी तौर पे मेरी एक अपनी मुनफरिद सी सोच है। बात यह कि जब हम कहते हैं कारकर्दगी बेहतर होगी, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये मार्केट पॉजिटिव जाए। मेरे ख्याल से उसमें लिस्टिंग भी है, उसमें ब्रॉडनिंग ऑफ इन्वेस्टर्स नंबर्स वाइज, सेक्टर्स वाइज, पार्टिसिपेंट्स की ज़्यादा इसमें तवज्जो, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ईज़, सिंप्लिसिटी, रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन टैक्सेस एंड वेरियस अदर टैरिफ्स जो भी अगर कोई अप्लाई करते हों, चाहे वो किसी मद में भी हों। तो बुनियादी तौर पे इस पे रिफॉर्म और वर्क करना है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। एक बात जो मैं बहुत अहम है, हमारे पास जो इन्वेस्टर है स्टॉक एक्सचेंज का, जो कॉमन इन्वेस्टर है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं आज 10 रुपये में माल लूँगा, कल 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और मुझे इसमें नफ़ा मिल जाएगा। दुनिया भर में जो है वो इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। दुनिया भर में तवज्जो जो दी जाती है वो डिविडेंड यील्ड पे दी जाती है। दुनिया भर में तवज्जो दी जाती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे, ट्रांसपेरेंसी पर और सिक्योरिटी पे, कि हमारा पैसा कितना सेफ़ है उस कंपनी के साथ और जिस ब्रोकर के थ्रू हम डील कर रहे हैं वहाँ कहीं डिफ़ॉल्ट की शक्ल तो नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखी जाती हैं। और जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स कहलाते हैं या ट्रैक होल्डर्स हम कहते हैं उनको, वो उनका काम ये होता है कि इन्वेस्टर्स को जो है वो लोर इन करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि जी हमारे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा भी सेफ़ है और हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करवाएंगे और इसका ये डिविडेंड यील्ड बनता है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग शॉर्ट टर्म गेंस में आते हैं कि जी आज इन्वेस्ट करेंगे, 1 महीने बाद, 10 महीने में, 10 दिन बाद या 4 दिन बाद ये 2 रुपये बढ़ जाएगा, 3 रुपये बढ़ जाएगा और वो प्रॉफिट लेके हम बाहर चले जाएंगे। दिनों में, घंटों तो में इस तरह से ये सोच जो है ये स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब कर रही है। हमें जो हमारा इन्वेस्टर है उसके जहन में ये बात लानी है कि हम यहाँ स्पेकुलेशन पर नहीं जा रहे, हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी जा रहे हैं तो ये सोच के नहीं जा रहे कि 10 रुपये का 15 रुपये हो जाएगा, बल्कि ये सोच के जा रहे हैं कि हमें एक सब्सटेंशियल गेन मिल जाएगा। हमारे पास जो PE रेशो है वो आज भी बड़ा सब्सटेंशियल है। हमारे पास जो हमें इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है या बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है। लेकिन हमें अपने इन्वेस्टर्स का जो एक साइकी माइंड है उसको चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए एक बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़ी मार्केट ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। तो ये एक मार्केटिंग एंगल है जो स्टॉक एक्सचेंज खुद परफॉर्म कर सकता है, SECP उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। और तीसरा हमारे ट्रैक होल्डर्स जो हैं वो इसमें एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। देखें, इन्वेस्टर्स तो अभी यही कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। वो कहते हैं साहब चाइनीज़ जब आएंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। वो तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस दिन से चाइनीज़ आए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, नॉट ए गुड ओमन, इफ़ नॉट अ बैड वन आइदर। स्टॉक मार्केट ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, MSCI बैकफायर कर गया, इन कोई क्रॉस लिस्टिंग नहीं आई, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया, कोई नई लेवरेज प्रोडक्ट अनाउंस नहीं हुई वगैरह। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, आई एम सॉरी, लेकिन वी हैव टू बी क्रिटिकल नाउ। देखो, आपने कहा स्पेस दें, पिछली दफा आपसे बात हुई, आपने कहा 6 महीने वेट करो, जून निकल गया सर आपके सामने। ठीक आप सर कितने और देर मैं इस पर आता हूँ। देखिए, चाइनीज़ जो इन्वेस्टर आया था वो इसीलिए आया था और इसीलिए यहाँ बैठा हुआ है कि उसने यहाँ नई प्रोडक्ट्स भी लेकर आनी है, क्रॉस लिस्टिंग भी करवानी है और बहुत सारी चीज़ें करवानी है। और उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी आ गया है और उस पर अमल हो रहा है। जी बिल्कुल आ गया है। स्टॉक की पिछली बोर्ड की मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन हो गई है और उस पर जो है वो काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप? एक टेंटेटिव। देखिए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। मैं इसकी एक आपको लॉजिक ये बताता हूँ कि जब इस किस्म के प्लान्स आते हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होते होते वक्त लगता है। लेकिन मैंने फिर कहा, अच्छा ये बता दें, मीडियम टर्म है लॉन्ग टर्म प्लान? देखिए, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों हैं हमारे पास। और मीडियम और लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो हमें इसकी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है कि आज आपने अगर यहाँ पर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ स्टॉक मार्केट में तो वो सस्टेन भी करेगा और उसका एक रीजनेबल मार्जिन भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि चाइनीज़ का आना बुरा ओमेन नहीं है, अच्छा ओमेन है। मार्केट अगर हमारी रिवर्स गई है तो दुनिया भर की मार्केटें रिवर्स भी जाती हैं और ऊपर भी जाती हैं। इसको मतलब उस बुराई में नहीं लेना चाहिए। कैसे समझाऊं? देखिए, वो ये चीजें थोड़ी मांग रहा है, वो डिलीवरेबल उसके थोड़ी वो हैं जो मैंने आपको बताया है। ये डिलीवरेबल तो मार्केट के एनालिस्ट फिर उसमें ये कहते हैं कि जी आज चाइनीज आ गए तो कल मार्केट जो है 1000 पॉइंट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। चाइनीज इस तरह पैसे नहीं लेकर आए थे कि मार्केट जो है वो 50,000 की 1 लाख पॉइंट कर देंगे। चाइनीज इसलिए लेकर आए थे कि हम मार्केट को स्टेबल भी करेंगे, इसको अच्छी परफॉर्मिंग मार्केट भी करेंगे और लोगों को जो एक इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग की का एटीट्यूड है वो लेकर आएंगे ताकि इसमें बेहतरी पैदा करें, इसमें श्योरिटी पैदा करें और इसमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पैदा करें। नहीं तो हमारे वाले क्या बुरे थे, फिर ना लाते? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की तब्दीली, हर चीज़ में जिद्दत जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है। हम अगर एक पुरानी रविश पर चलते हम क्यों फैक्ट्रीज को चले पॉइंट टेकन के इंटरनेशनलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का ये तकाजा है, उनकी मार्केटें बेहतर परफॉर्म करती नहीं है विद रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आज मैं आपको इसके दूसरा इफेक्ट्स बताऊं। हाँ। आज दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक सवालिया निशान उठा हुआ है। पाकिस्तान के जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेफिसिट हैं वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट आपके सामने है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके सामने है। इन तमाम बातों के बाद तो मार्केट को क्रैश करके ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, उनको भी पता है, फिर यहाँ पर लोगों को ये भी पता है कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ऑपरेट कर रही हैं, वो अच्छा मार्जिन कमा रही हैं, तो मार्केट को कोई ख़तरा नहीं है। तो मार्केट को ख़तरा नहीं है, उसकी वजह यही है कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ आया हुआ है, चाइनीज़ की सूरत में जो है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन भी हो गई है और फिर हम आगे बेहतरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिरी बात है बोर्ड इन यूनिशन चाहेगी कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी आप लोगों की बात सुने। आई एम नॉट श्योर कि ही विल कमिंग डायरेक्टली टू यू राइट नाउ, बट ही विल बी कमिंग टू यू एट सम टाइम।
क्या सजेशंस आप लोगों के जहन में हैं जिनसे बेहतर काम किया जा सकता है? मुमकिन है देखिए, असद ये उमर साहब जब उसमें केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी तो शमशाद बेगम साहिबा जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर थी। अब भी वो मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट ने अपनी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो उनको 2 दफ़ा जाके दी। वो ख़ुद भी अभी 2 हफ्ते पहले आई थी और जाते हुए भी सारी सजेशंस लेके गई हैं। ये तमाम सजेशंस हमारी मिनिस्ट्री में जमा हैं। असद उमर के साहब के साथ जो है वो इनफॉर्मल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। अच्छा, और फॉर्मली भी जो है वो हम इस पे बात करेंगे उनसे। मैं ये समझता हूँ कि उनका अप्रोच पॉजिटिव है, नेगेटिव की उन्होंने कहीं बात नहीं की। ही इज़ ऑल आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। टाइम विल प्रूव कि वक्त के साथ साथ उनकी जो इस्लाहात हैं जिसमें वो देखिए प्रेसिंग इश्यूज तो ये हैं रिफॉर्म्स इन एससीसीपी जिनको आपने हाईलाइट किया, ओवर रेगुलेटेड मार्केट के अंदर रिलीफ और रिलैक्सेशन का एलिमेंट लाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिलैक्स करना लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ये है कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देना मार्केट को, विच मीन्स लेसर इंट्रूजन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्ट, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने गैदर की। बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं टर्म्स पे हमने बात की है कि मार्केट जो है उसमें इंट्रूजन नहीं होगा लेकिन साथ में रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह पर चलता रहेगा, क्योंकि हमें इन छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें के साथ सारी प्रेजेंटेशंस जो हैं दे आर ऑन द टेबल, दे आर ऑन द टेबल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। ही नोज इट वेरी वेल। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये सलाहत आएंगी। फिर हम एक दूसरी बात भी, आई जस्ट हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर आपकी बात जो है वो आपको मुकम्मल करने का मौका भी, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आगे जाके मईशत को कैसा देखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हर शख्स जो है वो सबसे ज़्यादा तजस्सुस का शिकार इस वजह से है क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस को पता नहीं कहाँ ले जा चुके हैं। मैं मुस्कुरा भी इसीलिए रहा था क्योंकि मैं परेशान बड़ा था और थोड़ा हैरान भी था कि हमारे यहाँ लोग एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर जो है वो मामला तब्दील हो जाएंगे। दिट्स नॉट पॉसिबल। एंड कोई ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज या रेवोल्यूशन भी नहीं आया। सॉरी फॉर ब्रेकिंग समवन्स ड्रीम्स, अगर किसी ने जहन में बहुत सारे जो हैं वो कासल्स इन द स्काई बनाए, लेकिन इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो और ज़्यादा मुश्किल है डिलीवर करना इन हालात में। अहमद चिनॉय साहब, अब मैं आपसे थोड़ा सा मईशत के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन ही स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई देती है। मईशत के मुतालिक लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि यार 100 दिन में हो जाएगा। ये कोई सवाल मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रैशनल क्वेश्चन, बट नॉनदलेस मैं आपसे फिर भी पूछ लेता हूँ कि 100 दिन में क्या हो जाएगा? देखें, बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स है पाकिस्तान के लिए। इकनॉमी की पोजीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ट्रेड डेफिसिट की, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि 100 दिन के अंदर जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमी टर्न अराउंड हो जाएगी, तो नहीं होगी। हमें एक मार्जिन देना पड़ेगा, हमें इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा। आज जो सूरत हाल चल रही है उसमें डॉलर की जो सूरत हाल है, देखिए पिछले दिनों मैं समझता हूँ डॉलर की स्टेबिलिटी इसलिए रही कि ईद का सीज़न था। इस बकरीद में पैसे बहुत आते हैं, बकरीद की वजह से जो जानवरों का की कुर्बानी वगैरह होती है, प्लस रेमिटेंस बाहर से रेमिटेंस बहुत आती है, तो इसकी वजह से हम बैलेंस में आ गए। फिर छुट्टियों का सीज़न भी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। अब रियल स्ट्रेंथ और रियल टेस्ट जो है वो शुरू होगा कि हम डॉलर को कैसे काबू करते हैं, हमारी मईशत को कैसा संभला देते हैं। जो प्लेजेस हैं कि जी इतने पैसे फलां जगह से आ जाएंगे, फलां जगह से आ जाएंगे, वो आते हैं या नहीं? देखें, इफ़ आई कैन से दिस, आई वुड कंसिडर यू अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ़ आई एम करेक्ट। ठीक है ना? बात ये, आप भी मईशत का मुताला कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं गौर से। आप खुद जानते हैं इन 100 दिन के अंदर एहतसाब तो किया जा सकता है, उसके अमल में तेज़ी लाई जा सकती है। पॉलिसी साजी में कह सकता हूँ जुज़वी तौर पर हो जाए, लेकिन इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स को 100 दिन में ठीक कर देना मुश्किल होगा। और लोगों की तवक्कुआत भी अगर बढ़ गई हों तो उनको थोड़ा सा
काबू में रखें, मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल आपकी बात वजह है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। एहतसाब का अमल तो 100 दिन में भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारा फोकस जो है वो हमारी इकनॉमी होनी चाहिए। एहतसाब हमारा सेकेंडरी इशू होना चाहिए, इसलिए कि हम अगर इकनॉमी को भूल जाएंगे तो एहतसाब तो कल भी हो जाएगा, मगर इकनॉमी को अगर हम भूल गए तो हम बहुत बुरी तरीके से गहरे कुएँ में चले जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करनी होंगी कि हमने ज़्यादा वक्त किस चीज़ में देना है। अवाम है, इससे मैं ये इनकार नहीं करता कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी प्रायोरिटी वाइज उसको लेके चलना चाहिए ताकि हम अपनी इकनॉमी को प्रेफरेंस दे सकें। जो लोगों की अपलिफ्ट है, जो पॉवर्टी एलिवेशन की हमने बात की है, जहाँ हमने नौकरियाँ देने की बात की हैं, जहाँ हमने मकानात बनाने की बात की है, जहाँ और दूसरी फैसिलिटीज़ देने की बात की है, तो ये सारी चीज़ें जब भी मुमकिन है जब हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल इकनॉमी की तरफ रहेगा। हमारी एक्सपोर्ट्स के हम बढ़ाने की बात करेंगे, हमारी इंपोर्ट्स को हम कम करने की बात करेंगे, हम जो लग्जरियस गुड्स हैं उस पर पाबंदी लगाने की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। आगे मैं समझता हूँ कि जो इकनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है, अल्लाह ना करे ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाए, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एक डिस्टेबलाइजेशन पूरे मुल्क में आ सकता है। तो उस सूरत हाल को रोकने के लिए ये फोकस हमारा बहुत ज़रूरी है कि इस फोकस को हम आगे लेकर चलें। देखें सर, और लोगों को जो है जो बेसिक रिलीफ हमें देना है वो इसके ज़रिए दें। देखो सर, सीधी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को सेलर्स लक मिला, वो गए और हवा उनके मतलब पसंद के रुख में चल पड़ी, पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई, उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो शायद फेवर ना करे। बैनुल-अक़वामी हालात आप खुद देख रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप साहब का मुआवजा आज नहीं कल नहीं शायद हो भी ना, लेकिन उसके बारे में स्पेकुलेशन शुरू हो गई। इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा, उसको तो बेयर करना पड़ेगा, उसके कसूरवार भी इनको ठहराएंगे। कोई नसीर भाई देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। $125 से $50 $40 का जो है वो फ्यूल हो गया था हमारा, वो बहुत बड़ा बेनिफिट था, वो एक विंडफॉल था। उस ज़माने में शुगर, राइस, वीट, कॉटन, सारी कमोडिटीज वो नीचे आ गई थी, वो दुनिया भर में नीचे आ गई थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ गई थी। तो एक आइडियल प्लेटफॉर्म मिला था नून लीग को मुल्क को चलाने का, इकनॉमी को बेहतर करने का, मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने का, जो अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ्यूल जो है वो $95 तक चला गया है और आगे बढ़ने की मज़ीद बात हो रही है। इसके बाद हम बाकी कमोडिटीज़ देखें तो वो भी जो है वो ऊपर की तरफ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आइडियल सिचुएशन नहीं। इसके बाद फिर कौमी ख़जाना भी खाली है, तो हमें स्पेस भी देना होगा, हमें उनके साथ बियर भी करना होगा। कुछ सख्त फैसले अगर वो लेते हैं तो उन फैसलों को भी जो है वो हमने लेके चलना होगा और उसको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर देखें, उनकी ऑब्जेक्टिव लिस्ट में जो मैंने समझा बात, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। अब FDI या तो आएगी या ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा आएगा या फिर सबसे पहले लूटी हुई दौलत वापस आएगी। देखो आप बहुत ज्यादा रिलाई। मैं फिर आपसे कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी लानी पड़ेंगी ना। हम पैसे ला के आइडियल तो नहीं छोड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमने अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है या वैसे इन्वेस्टमेंट लाना है इनडायरेक्ट, आप अगर यहाँ के अकाउंट होल्डर्स के डिटेल मांगोगे तो फॉरेनर क्यों आएगा आपके पास? सर आप समझने की कोशिश करें। आप यहाँ पे अगर बैंकों को कहेंगे कि ट्रांजैक्शन पे डिटेल दो, फिर उसके बाद आप छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पे आम आदमी की लेन देन के ऊपर, सर आप जो मैं जानता हूं आप ग्रास रूट लेवल के ताजरों की भी नुमाइंदगी करते रहे हैं। बात यह कि वो तो बैंक के पास चला गया था ना, ग्रास रूट के ताजिर को आपने ले जाके फिर आपने उसके साथ गलत किया, आपने ट्रांजैक्शन टैक्स चलाया, उसकी वजह से उस बेचारे ने आज चेक काटना छोड़ दिया। वो बेचारा एक ही चेक को या तो घुमा रहा है या कैश पे काम कर रहा है। मुल्क में 2 पैरेलल इकोनॉमीज चल रही थी और चल रही हैं और चलती रहेंगी। नहीं, लेकिन ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं। लोग गए पे ऑर्डर पे आए, कपड़ा मार्केट में भी लोग पे ऑर्डर पर आ गए, आपने उनको ट्रांजैक्शन टैक्स लगा के क्यों आपने डिस्करेज कर दिया? बिल्कुल गलत हुआ। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आज मेरी असद उमर साहब से ये दरख्वास्त है कि जो भी पॉलिसीज़ लेकर आएँ उस पर जम के लेकर आएँ, उसको लॉन्ग टर्म लेकर आएँ ताकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लेकर आएँ। पॉलिसीज़ 6 महीने के लिए नहीं होती, पॉलिसीज़ 5 साल के लिए हैं। आपकी गवर्नमेंट 5 साल की है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आज भी मैं ये कहता हूँ कि पहले तो मैं ये बड़े उससे कहता था कि 90% हमारा जो है वो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। जो हमारी रियल इकोनॉमी है जो ऑन पेपर है वो शायद 10% ही है, लेकिन अब इसमें बेहतरी आ गई है ओवर द टाइम पीरियड कि जी हम शायद 70% जो है वो ब्लैक इकोनॉमी पर आ गए हैं और 30% हम रियल इकोनॉमी पर आ गए हैं जो हमारी ऑन पेपर है। तो अब इन टोटल रियल इकोनॉमी जो है उसमें एक बड़ा कंपैरिजन है, बड़ा फ़र्क है।
अब उसके लिए हमें छोटे ताजरों को जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा कि जी आप प्रॉपर काम करें, बैंकों के थ्रू काम करें और आपको हम ये रिलीफ मेजर्स देंगे। और ये अगर हम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जो एक दूसरी बात है कि दहशतगर्दी का पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या हो रहा है, या कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है, या इंडियन पैसा जो है वो इंडियन फंडिंग आ रही है जो दहशतगर्दी में यहाँ इस्तेमाल होती है। अल्टीमेटली वो पैसा फिर मार्केट में तो आता है, इकोनॉमी में तो आता है। तो वो पैसे जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत नहीं है। हमें अपने पैसों को डेवलप करना है, अपने पैसों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है और लोगों को यहाँ खुशहाल बनाना है। हमने हमारी जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद पड़ी हुई उनको हैं, रिवाइव करना है, चाहे वो टेक्सटाइल्स में हो, चाहे वो दूसरे सेक्टर्स में हो, उन सबको रिवाइव करने की बात करनी है। हमारी एक्सपोर्ट फिगर्स जो हैं वो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, फिक्रिया लम्हा है कि वो एक्सपोर्ट फिगर्स सर आप बड़ी एहसन बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम उसी जगह पर है। लोग बड़ी जल्दी रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं छोटे से छोटे ऐप तलाश करना हो ना सर, चांद में भी ऐप तलाश कर लिया जाता है। ये लोग तो फिर आपको पता है, मैं ये कहता हूं कि ये 100 दिन का क्या माजी में ऐप रहे लोगों में, तो अब इनमें तो ऐप तलाश करना आसान है। 100 दिन की पॉलिसी नहीं चाहिए हमें कम से कम 3 साल की पॉलिसी चाहिए, ताकि अगले 2 साल जो गवर्नमेंट के होंगे उसके डिविडेंड्स देख सकें। तो ये इस पैटर्न पे अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे हालात सबसे जल्दी देखें रिजल्ट इसमें आएंगे अगर सियासी कार्रवाइयाँ, माजरत के साथ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी जिनके नतीजे में एहतसाब होता दिखाई देगा। मेरा ऐसा ख्याल है। बट यू आर सेइंग कि इकोनॉमी शुड बी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए। मैं एहतसाब के खिलाफ नहीं हूँ, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी में मिला है ना, वोट अकाउंटेबिलिटी में मिला है, वो भी मिला है, लेकिन वोट मिला है कि वोट दो चीज़ों पे मिला है कि जी करप्ट लोगों को पकड़ेंगे और मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाएंगे और इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे। तो अब हमने ये जो 3 चीज़ें हैं उसमें तीनों पे पैरेलल काम करना है। बट प्रेफरेंस शुड बी द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को हम बेहतर हालत में लेकर आएँ। अगर आज इकोनॉमी को हम बेहतर हालत में लाने की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम फिर उसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे सारे खड़े हैं, और हम एक अकाउंटेबिलिटी का शोर मचाते रहेंगे और एक दूसरे से जो है वो मुठभेड़ होती रहेगी। कोर्ट्स पे भी प्रेशर पड़ेगा और जगहों पे भी प्रेशर पड़ जाएगा। और जब मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे, इकनॉमी वाइज लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे, डॉलर का कोई सर पैर नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर हम एक बहुत बुरी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी शुड बी केप्ट ऑन टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी आपसे पूछता चलूँ। बात यह कि हालिया अदवार के अंदर फाल ताजिर और सनतकार सियासत के अंदर होने के वजह से आपसे ये पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं। हम देख रहे हैं चैम्बरों में, फेडरेशनों में पहले इजारादारी हुआ करती थी, अब मुख्तलिफ ग्रुपों ने, आज़ाद ग्रुपों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। आप भी शायद कुछ उसका हिस्सा, मुझे ऐसे लगता है कि आपके हमदर्द, दोस्त, अहबाब या बड़े जिन्हें आप कहते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो क्या ताजर सियासत? देखें, ताजर सियासत को भी अब फ़ाल होना पड़ेगा। उनमें जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं जो डिलीवर कर सकते हैं उनको आगे आना पड़ेगा, गुलदस्तों से आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और दावतों और गुलदस्तों को छोड़कर हकीकी मानों में जो ताजर बरादरी के इश्यूज़ हैं उनको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमें एक चमचागिरी की सियासत थी उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब थिंक टैंक बनना पड़ेगा। चमचागिरी की सियासत में हमने मुल्क की इकनॉमी को ये कर दिया है और हमने इसको जो है वो बेहतर अंदाज में लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरी नज़र में तो जो भी बेहतर अंदाज में ताजर बरादरी की खिदमत कर सकता है उसको हमें आगे लाना है, जिसका एक विज़न होगा, जिसका एक फोकस होगा, और जो हुकूमत से ताजर बरादरी की बिजनेस को फैसिलिटेशन के लिए बात कर सकेगा। बड़ी यहाँ बात आपने की है। वक्त आज मेरे पास महदूद था, आगे चल के जरूर हम कोशिश करेंगे ये ताकार सियासत और दीगर जो चैम्बर्स के इलेक्शन वगैरह होते हैं इनको भी हम जो है कवर कर सकें और इन पर गहरी निगाह रखें। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।